बनारस, जहाँ की फिजा में घुला है रंग कला का। कला पार्कियों की नगरी बनारस में कला के एक से बढ़कर एक हुनरमंद मौजूद है और यहाँ के लोगों में गजब का भाईचारा है जो धर्म जात पात से परे है। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ समीना और अस्मिता का अगला पड़ाव है वाराणसी। वाराणसी जिसे बनारस के नाम से भी जाना जाता रहा। वो कहते हैं कि बनारस की सुबह और शाम अवध जिसने नहीं देखी उसने कुछ नहीं देखा, और बनारस की सुबह है भी बेहद खूबसूरत। लेकिन इसी खूबसूरत और शफाफ सुबह का ख्वाब यहाँ के हजारों हजार बुनकर कई सालों से देख रहे हैं, जिनकी उंगलियां सतरंगी रेशमी तारों पर सालों से जादू बिखेरती नहीं, लेकिन उनकी खुद की जिंदगी महरूमियों का शिकार है। हमने सोचा अस्मिता के इस एक सफर में आपको मिलवाएं उन हजारों हजार बुनकर से जो बनारसी कला में एक इतिहास रच चुके हैं, जिनकी वजह से आज आपकी और हमारी वार्डरोब में बनारसी साड़ी भी मौजूद है। लेकिन उनकी खुद की जिंदगी कैसी है, चलिए हमारे साथ इस एक सफर पर। अस्मिता का ये सफर यादगार रहा। बनारस और इसके आसपास के गांवों में हमारा सफर हमारा परिचय करा गया इस कला की अद्भुत विरासत को संभालते हुए सैकड़ों बुनकरों से, जिनका अपनापन हमें कायल कर गया। बनारस जिसके आंगन में कला के एक से बढ़कर एक तराशे हुए हीरे मौजूद हैं, जिनकी उंगलियों का जादू हर पहनने वाले को खूबसूरत बना जाता है। बनारस की सरजमी को सदियों से एक पहचान देने वाली यहाँ की बनारसी कारीगरी है। ये बनारसी कारीगरी का रूप यहाँ की साड़ियों और कपड़ों में देखते ही बनता है। यहाँ इस कला को लेकर एक बड़ा बाजार है। बड़े बड़े डिजाइनर कलाकार इन्हें बड़े चाव से खरीदते हैं, फैशन शोज करते हैं। लेकिन इस खूबसूरत काम के पीछे छिपा है एक बदसूरत पहलू। बनारस की इन्हीं गलियों में सदियों से बुनकरों की अद्भुत कला को समेटे हजारों हजार बुनकर, लेकिन आज इन बुनकरों की कहानी कुछ और ही है। मेरे बच्चे इस काम से अब जुटना नहीं चाहते, वो दूसरे काम करना चाहते हैं, इसलिए कि जब वो देख रहे हैं कि मेरे पिताजी मेरे वालिद कुछ नहीं कर पाए तो हम लोग क्या कर पाएंगे इसमें। आज ये पोजीशन है कि जो है कि दाने दाने के मोहताज हर लोग। लोन के बारे में भरे थे 50,000 रुपया मिलेगा, अब भरे हुए करीब 2-3 महीना हो गया। इसके पहले 2 साल पहले ही भरे थे। चौका घाट जो बुनकर ऑफिस है वहाँ भी नहीं कुछ हुआ, यहाँ भरे करीब 2 महीना हो गया। पेपर मिला हम लोग के जाओ बैंक, यूनियन बैंक, और जब यूनियन बैंक हम गए तो कह रहे कि जाओ चौका घाट बनकर वहाँ मिलेगा। तो वहाँ तो हम कह रामनगर में खुद बनकर खुला हुआ है तो वहाँ जाकर क्या करेंगे। जब यहाँ आए तो कहे जाओ बैंक, वो बैंक भेज रहे हैं, वो यहाँ भेज रहे हैं, यही सब ड्रामा हो रहा है। राजा महाराजाओं और संपन्न वर्ग की पहली पसंद रहा ये कपड़ा और इस कपड़े की बुनाई। वहीं देश विदेश में प्रसिद्ध बनारसी कला का इतिहास भी कम दिलचस्प नहीं है। बुनकर प्राचीन काल से बनारस में अपना बुनकारी का काम कर रहे थे, लेकिन जब से तुर्क आए, तुर्कों ने चरखा ले आया। चरखा ले आने के बाद बनारसी साड़ी में एक क्रांति आई और बनारसी साड़ी धीरे धीरे दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध होने लगी। और ख़ासकर कबीर के समय में जब 1398 में उनका जन्म हुआ, कबीर एक बहुत महान संत थे बनारस के, लेकिन उनका काम भी मुख्य काम बुनकारी का काम था। और उस समय तुगलक, सैयद और लोदी का समय था, और तुगलकों ने भी और लोदियों ने भी इन्होंने बनारसी वस्त्र उद्योग को बहुत बढ़ावा दिया। देखा जाए तो बनारसी साड़ी हर शुभ अवसर पर पहनी जाती है। यही वजह है कि आप में और हम में से बहुत सौ की वार्डरोब में एक बनारसी साड़ी ज़रूर होती है। यहाँ पहुंचकर एक अलग ही मंजर देखने को मिलता है। कई महीनों की मशक्क़त और मेहनत के बाद जाकर कहीं एक साड़ी तैयार होती है। इसमें कई तरह की बेल बूटी, लताओं की डिजाइन बनाई जाती है।
साथ ही एक जमाने में सोने और चांदी के तारों से मोतियों की बुनावट भी की जाती थी। ये बात अलग है कि पहले ये तार असली होते थे, इसी वजह से इन्हें एक खास वर्ग ही खरीद पाता था। लेकिन वक्त बदला तो हालात भी बदले और ये कम लागत पर बनने लगी। लेकिन बनारस की शान कही जाने वाली इस बनारसी साड़ी का हुनर और इसका प्रोसेस समझना बेहद जरूरी है। डिज़ाइनिंग जो पार्ट है वो यहीं से शुरू होता है। अच्छा। ये पहले कागज़ पे स्केच करते हैं डिज़ाइन, और फिर इस डिज़ाइन को ये ग्राफ बनाते हैं, इसको ले जाते हैं कंप्यूटर में और फिर कंप्यूटर के ज़रिए ग्राफ बनाते हैं। ये डिज़ाइन इन्होंने स्केच की है पेंसिल से, अब इसको कंप्यूटर पे ले गए, फिर उसको कलरफुल करके उसमें अलग अलग तरीके से दिखा रहे हैं कि कौन सा कलर कहाँ ज़्यादा सूट करेगा, तो उस तरीके से उन्होंने वहाँ पे बनाया है। ये उसी पे प्रिंट किया हुआ है। अब इसी का देखिए प्रिंट आउट है, अब इसी का ये प्रिंट आउट है, ये जाएगा अब उस पर कार्ड पंचिंग में। वो जो आपने जो हमने कार्ड दिखाया, कार्ड पंचिंग में भी ये जाएगा। तो इसी डिज़ाइन से ये सारे जो निशान बने हुए ये सब होल्स होते हैं, तो यही फिर उसमें होल करेंगे और वही कार्ड्स फिर जाएंगे जकार्ड पर। ये हाथ से काम करने वाला कारखाना है, जो पुराना यहाँ का तारीख़ी जो काम है वो यही हैंडलूम है, इसी पे काम होता है। और इस पे हुनरमंदी ऐसी है कि हम जो चाहें जिस तरह से चाहें हम बना सकते हैं, और इसमें पॉसिबिलिटी प्रोडक्शन की क्वालिटी की पॉसिबिलिटी बेशुमार है। ये तारीख़ी हैंडलूम है, इसको कार्ड कहते हैं। ये आपको होल्स दिखाई देते हैं, इन्हीं होल्स के अंदर डिज़ाइन पोशीदा है, छुपी हुई है, और इसको इस जकार्ड के साथ अटैच करते हैं। फिर ये जकार्ड इसके साथ काम करता है और ये फिर इसको पुल करता है। जैसे ही आप नीचे देखिएगा तो वो पैर से दबाते हैं तो ये इसको पुल करता है, और ये हाँ ये पैर से दबा रहे हैं, और ये ताना होता है, वार्प जिसको कहते हैं। पहले किसी भी प्रोडक्शन में, किसी भी लूम में सबसे पहले वार्प लगता है, तो ये वार्प को उठाता है और डिज़ाइन बनाता है। और ये जो शटल है, ये शटल इसको थ्रू आउट फेंकते हैं, इससे डिज़ाइन बनता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है। लेकिन इसको अलहदा जब हम करते हैं तो 11 प्रोसेस से गुजरने के बाद तब एक साड़ी तैयार होती है। बनारसी साड़ी के लिए मशहूर बनारस बुनकरों का शहर है, लेकिन इनकी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसकी वजह से ये बुनकर अपने पुश्तैनी काम को छोड़ते चले जा रहे हैं। उसमें बिजली की समस्या और काम का सही मुआवजा नहीं मिल पाना काफी अहम है। इससे भी ज्यादा चिंता वाली बात ये है कि स्थानीय बुनकर और साड़ी कारोबारी इस हाल के लिए चीन, सूरत, अहमदाबाद को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। बनारस साड़ी ब्रोकेट के नाम पे बाजार के अंदर में पावरलूम के उत्पाद, सूरत के उत्पाद, चाइना के उत्पाद भरे हुए हैं, और जो बनारसी साड़ी के बनारस के ब्रोकेट के नाम पे, हैंडलूम के नाम पे बेचे जा रहे हैं। और मात्र 25 रुपए में हैंडलूम मार्क में आजीवन पंजीकरण होता है, और लेबल जो उसका वो 20 पैसे का है। अब 20 पैसे का लेबल है, 25 रुपये में सारी ज़िंदगी के लिए पंजीकरण हो रहा है। लेकिन इसके बाद भी दिल्ली हाट जैसी महत्वपूर्ण जगह पे बड़े बड़े एक्सपो में 90% प्रोडक्ट हैंडमेड के नाम पे मशीन मेड जा रहा है। इसीलिए कंज्यूमर चीट किया जा रहा है और वीवर काम छोड़ता जा रहा है। इस काम में सबसे बड़ी समस्या डिजाइन की है, क्योंकि यहाँ के बुनकर पुरानी डिजाइन पर काम करते हैं, जबकि बाहरी व्यापारी नई डिजाइन और तकनीक पर बनी साड़ियाँ खरीदना चाहता है। वहीं हथकरघा और पावरलूम को लेकर नई बहस भी छिड़ गई है। अब पावरलूम को समझने की मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि क्या हो रहा है, अभी एक परिस्थिति शुरू हो रही है जहाँ हैंडलूम पावरलूम के विरोध में जैसे एक दूसरे के दुश्मन है करके करे। एक तरह से देखो तो है, लेकिन अगर पावरलूम एक दिन में 12 साड़ी निकाल सकता है, एक आदमी बैठेंगे, बिजली हो तो 12 साड़ी, और अगर बिजली ना हो एक पूरा परिवार 5-6 लोग एक हथकरघा पे बैठेंगे
तो 1 या 2.5, 1 से 2 दिन या कभी कभी 3 महीना भी लगता है एक साड़ी निकालने में। तो आपको पूरे जो तबके हैं समाज के, उनको सबको खुश करना पड़ेगा। और आज के दिन मशीन का बना हुआ साड़ी सस्ता है, तो जहाँ हम महंगा साड़ी बेच सकते हैं उसके लिए हैंडलूम का हुनर को बिल्कुल पालन करके, आसान करके, मदद करके उसको आगे ले जाना चाहिए। लेकिन पावरलूम एक अलग तबके के लिए हम लोगों को डायरेक्ट करना चाहिए। वाराणसी गंगा घाट और मंदिरों के लिए खासा मशहूर है। वहीं इसके एक बड़े इलाके में बुनकर रहते हैं जो बनारसी कला से बखूबी जुड़े हैं और कई 100 सालों से जुड़े हुए हैं। लेकिन इनकी रहने की जो स्थिति है, इनके काम करने के जो घंटे हैं, इनका जो मुआवजा है या जितनी घंटों ये बैठकर उसके लिए मेहनत करते हैं, उसको लेकर इनके स्वास्थ्य पर काफ़ी गंभीर असर पड़ रहा है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक वाराणसी के रेशम के बुनकरों में टीबी की बीमारी होने का खतरा बना रहता है। बुनकर लगातार रुई की धूल के बीच में काम करते हैं जो उनके फेफड़ों में चली जाती है। इससे संक्रमण का खतरा बन जाता है। चूँकि पॉपुलेशन बहुत घनी है और उसकी वजह से पॉवर्टी भी है, पॉवर्टी की वजह से ट्यूबरक्लोसिस कॉमन है, डायरिया है और आपकी अस्थमा की डिजीज़ है। ये सब बहुत कॉमन बीमारियां यहाँ पर हैं। एक विडंबना और भी है। रसूलपुरा में बड़ी बाजार में बुनकरों की आबादी लाखों में है, लेकिन बीमारी में इन्हें मौलाना आजाद हॉस्पिटल का सहारा है, जो एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है और जो चंदे पर चलता है। पूरी बुनकर कम्युनिटी, पूरी मुस्लिम पॉपुलेटेड जो कम्युनिटी है, सारे लोग कोऑपरेट करते हैं, चंदा करके इसको चलाते हैं। सब लोग का कोऑपरेशन है, जितना जिसकी हैसियत होती है अपने हिसाब से इसमें कोऑपरेट करता है। यहाँ मौजूद मरीजों और लोगों से बात करने पर पता चलता है कि यहाँ टीबी का डॉट सेंटर भी है। इसके लिए सरकार जो लाखों रुपए का फंड देती है, वो पिछले 4 साल से रिलीज नहीं हुआ है, जिसकी वजह से कई परेशानियां यहाँ खड़ी हो गई हैं। आजमगढ़, गोरखपुर और पूर्वी बिहार से काफी तादाद में मजदूर मजदूरी करने आते हैं। कुछ सालों से उनका आना भी कम हो गया है, जिसकी सबसे बड़ी वजह उनका मेहनताना है। आज के समय में 3/4 बुनकर ठेके या मजदूरी पर काम करते हैं। तकरीबन 20% से कम बुनकर स्थायी कर्मचारी के रूप में काम करते हैं। बुनकरों को व्यापारी एक साड़ी के पीछे 300 से 700 रुपए से अधिक नहीं देते और ये पैसे भी साड़ी के बिकने के बाद ही दिए जाते हैं। ये एक साड़ी बनाने के लिए एक बुनकर को प्रतिदिन 10 घंटे काम करने पर 10 से 15 दिन लग जाते हैं। औरतों को बुनकरी का काम सीधे तौर पर नहीं दिया जाता, लेकिन वे घर में रहते हुए साड़ी से जुड़े कई महीन काम करती हैं, जिसके बदले उन्हें कई जगह तो 10 से 15 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मिलते हैं। ऐसे में इनकी हालत का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। देखिए, यहाँ पे जो हैंडलूम के हालात हैं वो पहले से बहुत ख़राब हो चुके हैं और अभी मेहनताना जो मिलता है वो ज़रूरत से ज़्यादा कम मिलता है। अभी जो अच्छे स्किल्ड लेबर हैं वो उनको मेहनताना कम नहीं मिलता है। वो 300 से 400 के बीच में बना लेते हैं जो स्किल्ड कारीगर हैं। और औरतें जो काम करती हैं वो बराह रास्त वीविंग का काम बनारस में नहीं करती हैं, लेकिन उससे जुड़े हुए बहुत से काम करती हैं। जैसे धागा आता है, हैंक पे आता है तो उसको डिहैंग करना, उसके अलावा उसके बाद उसकी पर्न बनाना जो कि वीविंग में काम आएगा। इसके बाद उनके ज़िम्मे काम होता है, जब साड़ी बन के आती है तो उसमें फ्लोट होता है बैक में, उसकी कटिंग का काम जो कैंची से करते हैं वो लेडीज़ करती हैं। बनारस का बुनकर अपनी हालत और योजनाओं के पूरी तरह से अमल में ना आ पाने की वजह ही से नहीं जूझ रहा है, बल्कि सूरत और चीन से आने वाली कम लागत का माल इनकी बदहाली की एक खास वजह है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2009 में आई मंदी ने भारत के कपड़ा व्यापार को मुसीबत में डाल दिया था, जिसका बनारसी सिल्क उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा और हजारों इकाइयां बंद हो गई और लाखों कारीगर बेरोजगार हो गए थे और बहुत से बुनकर ये शहर छोड़कर चले गए। सिल्क सबसे बड़ा अलमिया है, बुनकरों के साथ सौतेला व्यवहार है सरकारों का कि आप
जो बुनकरों के हितैषी कहते हैं, आप बुनकरों की भलाई की बात करते हैं, आप चाइना से सिल्क जो मंगाते हैं उस पर, सिल्क मीन्स सिल्क धागा, आप जो मंगाते हैं तो उस पर आप टैक्स ज़्यादा लेते हैं, और जो आप वहाँ से बना बनाया कपड़ा मंगाते हैं सिल्क का तो उस पर टैक्स कम लेते हैं। इसका मतलब वहाँ के जो वीवर हैं आपने उनका ख्याल रखा, अपने मुल्क के, अपने यहाँ के लोगों के बुनकरों का आपने बिल्कुल ख्याल नहीं रखा, उसके साथ सौतेला व्यवहार किया गया। कच्चे माल पर लगने वाले टैक्स को लेकर भी इन बुनकरों में असंतोष है, जो यहाँ के उद्योग को खत्म कर रहा है। यही हाल पॉलिस्टर, नायलॉन, कॉटन, मर्सराइज, विस्कोस जैसे देश में बनने वाले धागों का भी है, जिसके कर्ज से बुनकर कभी उबर नहीं पाता। लिहाजा अब वो सरकार से पैसा नहीं बल्कि वो सस्ते दरों पर ये धागा चाहता है। आज से 5 साल पहले रेशम कुल 1400 रुपये किलो था, आज की डेट में 3700 रुपये तक किलो पहुंच गया था, लेकिन आज की डेट में 3350 रुपये किलो तक रेशम है। अगर 3350 रुपये किलो का रेशम कोई बुनकर लेगा तो वो बुनकर जब साड़ी बुनकर लाएगा वो 5000 से नीचे की वो साड़ी नहीं पड़ सकती। साड़ी के सेक्टर में, ब्रोकेट के सेक्टर में 170 करोड़ पहले इसका कारोबार था, वो कारोबार बढ़कर के 700 करोड़ हो गया। तो एक तरफ तो 700 करोड़ का कारोबार हो गया और लेकिन बुनकर की संख्या 60% कम हो गई। सरकारों की तरफ से जो पहल की गई वो यकीनन बेहद आकर्षक रही। बहुत सी योजनाएं और बहुत से सुधारों के साथ इन बुनकरों की ज़िंदगी में एक नई सुबह के आज ज़रूर जगी। लेकिन हमेशा जैसा कि होता आया है, कागज़ों पर की गई पहल जब ज़मीनी स्तर पर उतरती है तो बहुत कुछ सा बदल जाता है। यही वजह है कि इनकी ज़िंदगी में जो बदलाव की प्रक्रिया है वो धीमी है। अगर योजनाओं को सही ढंग से लागू किया हो गया होता तो बुनकर काम छोड़ कर नहीं जाता, लेकिन अभी तो बुनकर साड़ी बनाने को छोड़ करके मनरेगा में चला गया, सर पे ईंटा ढोने का काम कर रहा है। अब इससे ज़्यादा तकलीफ का क्या काम हो सकता है कि स्किल्ड वर्क से अनस्किल्ड वर्क में कन्वर्ट हुआ वीवर। हमारी पहल ये है कि एक तरफ बुनकर को जागरूक किया जाए और एक तरफ मॉनिटरिंग को दुरुस्त किया जाए। जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी तो हम अपने टारगेट्स को तो अचीव करेंगे ही, साथ साथ और जो मूल उद्देश्य है योजना का वो भी पूरा हो सके। परिस्थिति देखकर स्कीम बनना चाहिए और ये एक बहुत ही नया सोच है जो मैं चाहती हूँ कि सरकार खासकर ऐसे क्षेत्रों के लिए अपनाए जहाँ एक एक गांव में फ़र्क होता है, काम में, हुनर में, उत्पादन में। बज़ाहिर ये नाम लिया जाता है कि हम बुनकरों की मदद करना चाहते हैं। अब बुनकरों को मदद करने के नाम पे एक स्कीम आई है जिसमें वो ये कहते हैं कि अगर आपके पास 7 बिस्वा ज़मीन है तो आप 24 शटललेस मशीन, रेपियर मशीन जिसको कहते हैं, आप वो लगा सकते हैं, जिसमें गवर्नमेंट आपको 30% सब्सिडी देगी और उस पर शेड बनाने के लिए 300 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको खर्च देगी। और अगर आपके पास 12 बिस्वा ज़मीन है तो आप 48 कॉमन मशीनें जो शटललेस नहीं है वो मशीन आप लगा सकते हैं। उसमें भी गवर्नमेंट की यही स्कीम है, 30% सब्सिडी और 400 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको बनाने के लिए वो जगह देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये गरीबों के लिए स्कीम बनाई गई है? देखा जाए तो राज्य सरकार ने केंद्र की मदद से बुनकरों की स्वास्थ्य योजना, ग्रुप बीमा और पुरस्कार योजना में बदलाव किया है। स्वास्थ्य बीमा योजना जो कि पूर्व में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड द्वारा संचालित की जा रही थी, 30 सितंबर 2014 को वो समाप्त कर दी गई है। और इसका कारण ये है कि 15,000 की जो ओपीडी सुविधाएं बुनकरों को दी जाती थी उसको बढ़ा के 30,000 तक उसकी सीमा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराने का है। एक सर्वे किया जा रहा है, उस सर्वेक्षण करने के बाद जितने भी हमारे हथकरघा बुनकर निकल के आएंगे उनका एक स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा और उस कार्ड के आधार पे वो समस्त ओपीडी और आईपीडी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह केंद्र सरकार की योजनाओं में मेगा हैंडलूम क्लस्टर योजना के तहत 80% अनुदान पर हथकरघा दिया जाता है। वहीं बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बड़ी संख्या में बुनकरों को बैंक के जरिए कर्ज मिल चुका है।
लेकिन इसको लेकर भी यहाँ इस उद्योग से जुड़े प्रभावशाली लोगों की सोच अलग है। मेगा क्लस्टर योजना जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाई थी, उसमें 80% सब्सिडी है बुनकर को देते थे, लेकिन योजनाएं बुनकर के नाम पे जरूर बनी, उसका किसी भी बुनकर को सीधा लाभ नहीं मिला। हाँ, कुछ लाभ उनको मिला कि जो बड़े व्यवसायियों ने बुक क्लस्टर लिया वो बुनकरों से कुछ माल खरीदते थे। हैंडलूम के नाम पे दिया गया क्लस्टर जो है वो कोई भी हैंडलूम का अभी तक काम नहीं कर रहा और कोई भी क्लस्टर मूर्त रूप में कायम नहीं हुआ। मेगा क्लस्टर में एक ही योजना के द्वारा जितनी भी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं, आवश्यकताएं हैं बुनकरों की, उसको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे रॉ मटेरियल की उपलब्धता, सस्ते दर पे कच्चे माल की उपलब्धता, डाइंग की फैसिलिटी, कलरिंग की फैसिलिटी, वार्पिंग की फैसिलिटी, ट्रेनिंग की फैसिलिटी, यानी स्किल अपग्रेडेशन किस तरीके से उनका किया जाए। इन तमाम योजनाओं के साथ साथ जरूरत एक सही प्लेटफॉर्म दिए जाने की है, जहां बुनकरों को उनकी मेहनत का सही मुआवजा भी मिल सके। इसको देखते हुए ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर के रूप में एक बेहतरीन पहल की घोषणा हुई है। ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर एंड क्राफ्ट्स म्यूजियम, जिसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था 7 नवंबर 2014 को। ट्रेड फैसिलिटेशन, जैसा नाम स्वयं बता रहा है कि बनारस और आसपास के रीजन्स के लिए एक ऐसे सेंटर की आवश्यकता थी जो मार्केटिंग की प्रॉब्लम को टैकल कर सके, और ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर उसमें उस दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके द्वारा बड़े स्तर पे, वृहद स्तर पे हर प्रकार के बुनकरों के उत्पादों को बाहर विपणन के लिए भेजा जाएगा और वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसके द्वारा वो एक बड़े पटल पे अपने प्रोडक्ट्स को बेच सके। वहीं उस्ताद योजना को लेकर यहाँ काफी उत्साह है। इस एक योजना से यहाँ के बुनकरों को काफी उम्मीद है। उस्ताद योजना गवर्नमेंट ने दी है, ये लॉन्ग टर्म योजना है। इस लॉन्ग टर्म योजना को चलने में, एक बच्चे को सिखाने में, जब वो काम करने के लायक होगा तो कम से कम 10 साल लगेगा। 10 साल के बाद वो काम लायक होगा, और आज जो लोग काम करने लायक हैं उनको काम नहीं मिल रहा है, तो उनको पहले फौरी तौर से जो हालात उनके हैं, अगर आप कुछ काम दें, काम का इंतज़ाम करें, उसके बाद उसके पैरेलल आप उस्ताद योजना भी चलाएं तो बेहतर है। उस्ताद योजना का कहीं से नुकसान नहीं है, लेकिन फौरी फ़ायदा भी नहीं है। यहाँ का बुनकर इस कला को अपनी विरासत समझ दिन रात इसे सहेजने की भरसक कोशिश में लगा हुआ है। जिन बुनकरों की उंगलियां रेशम के धागों पर जादू बिखेरती थीं, आज वही पत्थर तोड़ने को मजबूर हैं। आप बुनकरों से भी मिलें, बुनकर भी यही कहेंगे कि हमें योजनाओं का सीधा लाभ नहीं मिलता। जो मिलता है कमेटियों को मिल जाता है, जो लोगों ने कमेटियां बनाई हुई है या समितियां बनाई हुई हैं बुनकर समितियों के नाम पर, कुछ लोगों ने मिलकर ये समितियां बना ली है, लेकिन एक्चुअल बुनकर उसमें शायद 10% भी नहीं होंगे। हैंडलूम मार्क और जीआई एक्ट, ये दोनों को अगर कड़ाई से लागू कर दिया जाएगा तो हमें पूरा विश्वास है कि बनारस के साथ साथ देश में जो भी हैंडलूम के उद्योग हैं, एक बार फिर से नई ऊंचाइयों पे पहुंच सकते हैं। ये हम लोग को विश्वास है। बहरहाल घोषणाएं होती हैं, योजनाएं बनती हैं, कारगर तभी होती हैं जब समय रहते सही दिशा में काम तेजी से हो, उन योजनाओं का कार्यान्वयन बेहतर तरीके से हो। इन तमाम हालात को देखते हुए आखिर में ये कहना बेहद ज़रूरी है कि इस कला को लेकर सार्थक प्रयास किए जाने की ज़रूरत है। साथ ही इस कला से जुड़े हजारों बुनकरों की व्यथा बहुत ही तकलीफ दे रही, इनके लिए भी कुछ ठोस प्रयास किए जाने बेहद ज़रूरी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ सालों बाद ये कला जो है सिर्फ संग्रहालयों तक सीमित रह जाए, क्योंकि इस काम से जुड़े हुए बहुत से बुनकर अपने बच्चों को ये कला नहीं सिखाना चाहते। वही बात है, मेहनताना कम है, तकलीफें ज़्यादा हैं, महरूमियाँ बहुत हैं और हाथ में चंद पैसे आते हैं। इनके लिए कुछ बेहतर, कुछ अच्छा माहौल तैयार किया जाना बेहद ज़रूरी है। बनारस के रामनगर से मैं समीना आप सबसे ले रही हूँ इजाज़त। फिर मिलेंगे। नमस्कार, आदाब।